हारता वही है जो लड़ता नहीं है। 2016 में मिसेस पंजाब प्राइड ऑफ नेशन आया, 24 में मुझे आयरन लेडी अवार्ड मिला, कितने सालों बाद। जब आयरन लेडी अवार्ड और साथ में नेशनल सुपर वुमेन अवार्ड के लिए आपको इतना सम्मानित किया गया, उस टाइम क्या फीलिंग थी आपकी? वो एक मॉडल है, एक्ट्रेस है और साथ में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और इनके साथ साथ ही उन्होंने अपना एक एनजीओ शुरू किया है, और साथ में वो एक आयरन लेडी अवार्ड और नेशनल सुपर वुमेन अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी हैं। आपका और गौरीश का हाँ, क्या कितना अनमोल, स्ट्रॉन्ग बहुत ही प्यारा। यू शुड डू समथिंग इन मॉडलिंग साइड। मैं भी केवी की ही स्टूडेंट हूँ, तो मम्मा के स्कूल में ही हम तीनों ब्रदर सिस्टर पढ़ते थे। तो मिसेस पंजाब प्राइड ऑफ नेशन की एक एडवर्टीजमेंट आती है एंड उसमें ये देखते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है। बोलते हैं कि शैली तू नहीं जा सकती है थे। मेरी मम्मा को सपना आता है कि मैं मिस यूनिवर्स बन गई हूँ। ये बहुत ही प्यारी सी एक बात है। ऑनलाइन बैठ के आधी रात की बात है, 11 साढ़े 11 की, हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। उस दिन तो एक अलग ही फील था, ऐसा लग रहा था मैं ऑलरेडी जीत गई हूँ। मेरे मेंटोर ने ही मुझे गाइड किया यहाँ पे कि नहीं श्वेता, यू शुड स्पीक अबाउट इट। एंड जब वो फाइनल राउंड होता है, जो क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, और उन्होंने बोला कि आई वांटेड टू आस्क दैट गर्ल हु इज सिंगल मदर, राइट। ऐसे ही जो मैरिड कपल्स हैं उनको भी तो प्रॉब्लम्स आती हैं, जिंदगी है, प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही। सारे चक्रव्यूह में हमें डाला ही इसलिए गया है क्योंकि कुछ सीखना अभी बाकी है। जब आयरन लेडी अवार्ड और साथ में नेशनल सुपर वुमेन अवार्ड के लिए आपको इतना सम्मानित किया गया, उस टाइम क्या फीलिंग थी आपकी? आपको लग रहा है ना कि आप सही रास्ते पे हो, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपका रब आपके साथ है ना, फिर आपको कभी कोई नहीं हरा पाएगा। सच्चे मन से चलते रहो, आपकी जीत निश्चित है। अगर आपके पास आपके अपने हैं ना, तो आपको सच में नहीं पता आप कितने अमीर हो। जहां आप में अहम आया ही नहीं, वहां ही वो आपको ऐसा मारेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि तू गलत जा रही थी। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, राइट। तो आप अपने आप को हेल्प कर रहे हो ना। उसके बाद आपने एक एनजीओ भी शुरू किया, मतलब लाइक समाज की सेवा वाला काम शुरू किया। वो कैसे आपका थॉट आया था? वो 1 रुपया भी आपका सच्चा है ना, सच्ची कमाई है ना आपकी, वो कब कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। जो लड़का होता है वो 1 कर्म लेके पैदा होता है, और जो लड़कियां होती हैं वो 7 कर्म लेके पैदा होती हैं। जिस बेटी के होने पे ढोल बजेंगे, आप उसको देखना वो कितना राइज करेगी लाइफ में। जहाँ बेटी और बहू की रिस्पेक्ट होती है ना, जिस घर में, आप उस घर में देखना एक अलग ही सुकून। सो 2013 से नाउ इट्स 2025, ये विद नो ब्रेक आईटी वाला काम चल रहा है। अनमोल की तरफ से आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है जी फ्लाइट मोड पॉडकास्ट में, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन पर्सनालिटीज से जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से एक अलग पहचान बनाई है। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो ब्यूटी और ब्रेन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। वो एक मॉडल है, एक्ट्रेस है और साथ में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और इनके साथ साथ ही उन्होंने अपना एक एनजीओ शुरू किया है, और साथ में वो एक आयरन लेडी अवार्ड और नेशनल सुपर वुमेन अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी हैं। तो आइए उनसे हम मुलाकात करते हैं। स्वागत करते हैं हम श्वेता गौरीश जी का। नमस्कार। नमस्कार। ठीक है आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेल्थ परफेक्ट? एकदम परफेक्ट। और आपने इतने प्यार से, इतनी अच्छे तरीके से पिरो के जैसे एक इंट्रोडक्शन दी है, उसी से ही मेरी हेल्थ और अच्छी हो गई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, और कैसे आपने इस फील्ड में अपना एक स्टार्टअप किया। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ अपने बचपन से। बचपन मेरा, मैं हमेशा यही कहती हूँ, बहुत ही प्यारा रहा है। आज के बच्चों को शायद वैसा बचपन तो मिलता ही नहीं है जैसा बचपन हमने जिया। मतलब वो घर में रहना, मम्मी पापा के साथ, हम तीनों भाई बहन, हमारे बुआ जी औरों का घर साथ में, सामने ही मामा जी और मासी का घर थोड़ी दूर। मतलब हम सब बच्चे मिलके उधम मचाते थे, टोली बना के चलो आज उनके घर, चलो आज उनके घर। और वो गुड्डे गुड्डियों का खेल, उनकी शादियां कराना। मेरा बचपन बहुत प्यारा था। आई एम ब्लेस्ड टू हैव लिव्ड
दिस काइंड ऑफ बचपन, मतलब आज के बच्चों को वैसा बचपन नहीं मिलता कि बिल्कुल। इकट्ठे रहना एक ही जगह पर, हाँ। इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, कभी क्रिकेट भी खेल रहे हैं, मैंने सब कुछ करा हुआ है, घर घर खेला हुआ है, शादियां कराई हुई है गुड्डे गुडियों की, क्रिकेट खेला हुआ है, पकड़न पकड़ाई खेली हुई है, छुपन छुपाई खेली हुई है, वाह! खो खो खेली हुई है। मतलब और ये फुल सब एन्जॉय किया अपना बचपन। बिल्कुल, और ये सब अपने भाई बहनों के साथ, हुँ। जिनको अब कजन्स कहते हैं, पता नहीं उनके लिए मुझसे ये वर्ड यूज ही नहीं होता, कजन हुँ। नहीं, वो कजन नहीं है, वो भाई ही है मेरे, वो बहनें ही है मेरी, उनसे वैसा ही इतना प्यार प्यार। है। तो बचपन मेरा बहुत तो प्यारा था, बहुत ही सिंपल सा, स्वीट सा, एक नॉर्मल से घर में जो मम्मी पापा ने धीरे धीरे करके बहुत मेहनत से बनाया, और उसमें अपनों के साथ रहना, लाइट चले जाना और इकट्ठे बैठ के अंताक्षरी खेलना, वो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे मोमेंट्स अभी भी याद आते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। अब टाइम तो चेंज हो गया है, उस टाइम में हम पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती थी, हुँ। such as we were not allowed to wear jeans or anything western. हम लोग कॉलेज टाइम में सूट्स ही वेयर करते थे, हुँ। एंड जब मैं अपनी एमसीए के लिए भी गई तब भी यही इंस्ट्रक्शंस थी कि जब भी घर आना है तो आप सूट में ही आने चाहिए, वहां पे आपको जो बिल्कुल। पहनना है आप पहनिए, नो प्रॉब्लम। तो मतलब एक वो था, एक स्ट्रिक्ट माहौल था, मेरे मम्मा काफी स्ट्रिक्ट हैं, साथ ही साथ वो बहुत लविंग भी है बट स्ट्रिक्ट भी हैं। मेरे पापा बहुत कूल थे, बहुत लविंग भी रहे हैं, लोगों को शायद वो स्ट्रिक्ट दिखते हैं बट मेरे लिए ही वाज द स्वीटेस्ट। मुझे बहुत उन्होंने पैम्पर किया हुआ था, तो मुझे पता रहता था हमेशा पापा हैं तो एवरीथिंग इज ओके, मैं कर सकती हूँ कुछ भी। फुल सपोर्ट पापा का। पूरी पूरी हमेशा से, स्टार्टिंग फ्रॉम जब मेरी प्लेसमेंट हुई थी फर्स्ट टाइम एमसीए के टाइम में, तो मेरी जहाँ प्लेसमेंट हुई थी दैट कंपनी वाज इन मुंबई। ओह ग्रेट। तो बट अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया था कि वेदर आई शुड फ्लाई टू दैट प्लेस, मतलब मुझे वहां जाना भी चाहिए कि नहीं, नहीं जाना इतनी दूर, और घर की लड़की, जो हमारी फैमिली में कभी कोई लड़की, इनफैक्ट तब तक तो लड़के भी नहीं गए थे, और लड़की का जाना तो एक बहुत बड़ी बात थी, वो भी मुंबई जैसी सिटी में। बिल्कुल। बट माय पापा वाज द वन जिन्हें ये लगता था कि नहीं, उसकी कैपेबिलिटीज के बेसिस पे उसने इंटरव्यूज क्रैक की हैं, और अगर उसकी प्लेसमेंट हुई है तो शी वुड गो। सो पापा ही मुझे वहां पे छोड़ के आए, सारे अरेंजमेंट्स किए, वहां पे कहाँ मैं रहूंगी। बिल्कुल। एक भैया भाभी थे, ये भी मैं वही कहूंगी, शायद मेरे मम्मी पापा ऐसे रहे हैं कि सबने उन्हें इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, क्योंकि उनकी तरफ से भी सबको इतना प्यार और सपोर्ट मिली है, तो जब भी हमें जरूरत रही है सबने हाथ दिया है अपना। और ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, तो मैं इसको ब्लेसिंग मानती हूँ कि इतने प्यारे हमारे रिश्ते हैं, जब आपको इतनी प्यारी फैमिली मिलती है, इतने प्यारे रिश्ते मिलते हैं, आपको पता होता है कि हाँ, कहीं पे भी कोई भी मुश्किल आ रही है, ये वो लोग हमारे मुझे साथ हैं। संभाल लेंगे, मेरा हाथ थाम लेंगे। नहीं तो मुंबई जैसी सिटी में जहाँ कोई इंसान किसी को कुछ समझता नहीं है, अगर वो आपके नोन्स भी हैं तो वो आपसे आंखें राइट। फेर लेंगे। राइट। बट उन भैया भाभी ने जो मेरा साथ दिया, जो हम्म। इतने क्लोज्ड वंस भी नहीं है, हम्म। बट they'll always remain in my heart and I'm always grateful to them for those initial months जो मैं उनके घर रही। किसी को राइट। रखना आसान नहीं आसान होता नहीं है, है। आज के टाइम आप देख लो, तो बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं, कोई किसी के घर 4 दिन रह ले हाँ। प्रॉब्लम हो जाती है, अरे हमारा तो डिस्टर्ब हो गया सिस्टम, ये कब बिल्कुल। जाएंगे, और ऐसे फेस पे नहीं बोलेंगे, हम्म, पीठ पीछे बोलते हैं। हाँ, और वो जेस्चर्स से पता लगने लगता है। पता लग। ये राइट। बड़ा मुश्किल है आजकल, तो ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, और उन्हें मैं जानती हूँ, आई फील ब्लेस्ड अबाउट दैट। तो पापा ने वहां पे तो मेरा साथ दिया ही दिया कि तुम जाओगी मुंबई, जाके जॉब करोगी, और आप देखो कि अगर मैंने वो जॉब का एक्सपीरियंस ना लिया होता, मैं मुंबई ना गई होती, तो मैं आईटी फील्ड में कैसे एंटर करती, मैं कर ही नहीं सकती थी। तो जिंदगी ने जो इतना कुछ दिखाया, उस सारे में अगर मैं चल पाई हूँ, इसी वजह से, क्योंकि मेरे पास एक अच्छी कंपनी का एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। अगर बाद में आकर जालंधर में मुझे कॉलेज की जॉब भी ज्वाइन करनी पड़ी, तो वहां पे भी प्रेफरेंस इसीलिए मिली कि इन्हें आईटी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मैटर करता है। और फिर तो कुछ सालों बाद जब ये डिसीजन लेना था कि अच्छा वापस से अब आईटी में जाना है, क्योंकि हाँ, वही है मेरी असली, जो कहते हैं ना, मंजिल प्रोफेशनली, तो पापा वाज नॉट वेल एट दैट टाइम।
वो ठीक नहीं थे, फिर भी ही वॉज द वन जिन्होंने कहा कि शैली तुम जाओगे, आप जाओ, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, हम करेंगे मैनेज। और गौरिश को भी देखने में हाउ हैज ही सपोर्टेड मी एंड माय मदर, वो कभी मैं वर्ड्स में पुट इन कर ही नहीं पाऊंगी। बिल्कुल। तो बस उस फेज में भी आप देखो कि कोई इंसान हेल्थ वाइज वेल नहीं है, फिर भी उन्होंने ये कहा कि नहीं शैली तुम्हें मिल रही है ना, आईटी में जॉब मिल रही है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तुम जाओ यहीं चंडीगढ़ में। तो इतनी बड़ी ब्रेक के बाद, ऑलमोस्ट 5 साल की ब्रेक के बाद वापस से आईटी में आना, उसके पीछे भी वो हिम्मत मुझे मेरे पापा ने दी थी। पेरेंट्स साथ, और वैसे भी डॉटर का ज्यादा कनेक्शन फादर से बहुत होता है। आई नो, ये है। यस, और एक मदर का अपने सन से, तो ये इट्स बिल्कुल रियलिटी। बिल्कुल, जैसे अब आप देख लो आपका और गौरीश का, हाँ, क्या कितना अनमोल है, स्ट्रॉन्ग बहुत ही कनेक्शन। प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अनमोल है ये। अभी वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। नाइस। बस है। तो आपके जब इस एक्टिंग में फील्ड में आना था आपने, तो आप तो वैसे आईटी प्रोफेशनलिस्ट हैं, हाँ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और एकदम से इस मॉडलिंग और एक्टिंग में कैसे करियर स्टार्ट हो गया? ओह ओके। ये हमेशा ही आता है ये क्वेश्चन, एंड ये भी बहुत स्वीट सा ही है। आपको इंसिडेंट मैं बताती हूँ। आईटी में मेरा इधर चल रहा था आराम से, मैं तो चंडीगढ़ मूव कर ही चुकी थी, एंड गौरिश के स्कूल में मैं जाती रहती थी। वहाँ पे गौरिश के एक प्रिंसिपल मैम है, वो भी हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे कि श्वेता यू हैव सम स्पार्क इन यू, यू शुड डू समथिंग, यू शुड डू समथिंग इन मॉडलिंग साइड। एंड सिमिलरली मेरे मम्मा के कलीग्स, मेरे मम्मा भी टीचर रह चुके हैं केवी में, तो उनके कलीग्स, मतलब जो मेरे ही टीचर्स थे, मैं भी केवी की ही स्टूडेंट हूँ, तो मम्मा के स्कूल में ही हम तीनों ब्रदर सिस्टर पढ़ते थे। तो उनके भी जो सारे कलीग्स, मैं कभी भी स्कूल में होना तो टीचर्स ने भी यही कहना कि श्वेता यू आर नॉट मेड फॉर ऑल दिस, यू शुड गो टू मुंबई, यू शुड गो टू मुंबई। तो एक वो मिलता था हर जगह से, वो एक मिलता था मोटिवेशन, अच्छा ऐसा कुछ है, बट ऐसा कुछ सोचा नहीं था। ऑल ऑफ अ सडन मेरे मम्मा, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, दैट मम्मा जो इतने स्ट्रिक्ट थे, जो मुझे कभी किसी कॉलेज ट्रिप पे भी जाने नहीं देते थे। लिटरली मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं मुझे, आपके मम्मा वही है अभी भी, मम्मा चेंज हो गए हैं, वो तो तुझे ट्रिप तक नहीं जाने देते थे, और अब तुझे क्या क्या करने देते हैं, ये इतना मेजर चेंज। तो मम्मा तब स्क्रॉल कर रहे थे, तब ज्यादा टाइम हुआ नहीं था फेसबुक को आए, 2016 की बात है। और हमने मम्मा को, मैं ना साथ साथ अपग्रेड कराते रहती हूँ कि मम्मा अभी ये आया, आप ये सीखो, आप ये सीखो, कि मजा आता है ना पेरेंट्स को भी ये करने में। तो ये फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे थे, एंड मिसेस पंजाब प्राइड ऑफ नेशन की एक एडवर्टीजमेंट आती है, एंड उसमें ये देखते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, और बोलते हैं कि शैली तू नहीं जा सकती है थे। ये बात भी बड़ी अच्छी सी सुनने में इतनी अच्छी लग रही है कि एक मतलब माँ अपनी बच्ची को कहे कि तू नहीं कर सकती, तू भी कर सकती है, तू भी कर सकती। मैंने कहा मम्मा मैं कर सकती हूँ ये। और मुझे सबसे बड़ा ये होता था कि मिसेस इंडिया, मिस यूनिवर्स, वो अगर मैं वापस से वो सुष्मिता सेन वाले टाइम में जाऊं, तब तो मैं और भी छोटी थी, मतलब मेरा स्कूल गोइंग टाइम था, एंड उस टाइम पे भी जब सुष्मिता सेन वाज क्राउन्ड मिस यूनिवर्स, उस रात को मेरी मम्मा को सपना आता है कि मैं मिस यूनिवर्स बन गई हूँ। ये बहुत ही प्यारी सी एक बात है जो मैं हमेशा हाईलाइट करती हूँ कि मेरी मम्मा को अगले दिन सपना आया कि मेरी शैली तो मिस यूनिवर्स बन गई है। उससे समवेयर मुझे ये तो पता चलता था कि मम्मा को कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, कि मिस या मिसेस टाइटल मिलेगा, कुछ तो है ना। अब मिस वाले टाइम में तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी, वो कुछ सोचा नहीं। अब मिसेस टाइम में अब इतना कुछ लाइफ में हो चुका था, तो मम्मी को लगा अब तो ये वो करेगी जो इसने नहीं किया और जो ये कर भी सकती है। बिल्कुल। तो उन्होंने ही मुझे वो पुश दिया, तू कर ना शैली, तू कर, देख कितनी सारी गर्ल्स ने किया हुआ है अप्लाई, इतनी सारी रजिस्ट्रेशन है, और मम्मा को लगता था तू करेगी, तेरा पक्का कुछ ना कुछ होगा, तू अप्लाई कर। फिर अप्लाई किया, कर रहे थे वो, अप्लाई किया ऑनलाइन बैठ के, आधी रात की बात है, 11 साढ़े 11 की, हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। चलो रजिस्टर हो गए, ऑडिशंस हुए, ऑडिशंस थ्रू हो गए। फिर अब हम आगे आते हैं फिनाले में। तब भी मुझे मम्मा कैसे छोड़ने आए थे, चंडीगढ़ में ही था हमारा फिनाले, द ललित में।
मेरी पूरी फैमिली यहाँ थी एंड हाउ दे रूटेड फॉर मी दैट डे। उस दिन तो एक अलग ही फील था, ऐसा लग रहा था मैं ऑलरेडी जीत गई जीत गई। हूँ। सबकी वो खुशी देख के, सबकी वो एक्साइटमेंट देख के, और जिस तरह से ड्यूरिंग दैट इंट्रोडक्शन राउंड भी जो हूटिंग हुई, बिकॉज व्हेन आई मेंशन्ड during my intro round that I single-handedly raised my kid as a mother and a father both, तो बहुत बहुत हूटिंग हुई थी। एंड इनफैक्ट जो गर्ल्स थी मेरे को कंटेस्टेंट्स, दे वर ऑल्सो सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू नो कि अच्छा ऐसे था, हम तो 5-6 दिन से यही समझ रहे हैं कि एवरीथिंग इज गुड, और अगर ये है, वही बात है ना, पीछे की बात किसी को नहीं पता होती Yes, कि क्या चल exactly. रहा है, क्या मैं शायद ये कभी Life में। बोलती नहीं, मुझे ये करेज भी मेरे courage भी। मेंटोर्स ने दिया। हमारा Exactly. एक दिन पहले इंट्रोस के लिए भी डिस्कशन हुआ था, पूरा पैनल डिस्कशन। तो 1-on-1 उन्होंने सारी जो कंटेस्टेंट्स थी उनसे बात करी, उनसे पूछा कि हाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द फर्स्ट राउंड, जो इंट्रोडक्शन राउंड होता है, वो देखना चाहते थे वेयर डू वी स्टैंड। तो 1-on-1 उन्होंने सबसे बात की। तो जब मैंने अपना इंट्रो बताया तो मैंने कहा मैम आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड मेंशन दिस और नॉट, कि ये ऑड लगेगा, मैं चाहती हूँ कि मुझे एज अ नॉर्मल मिसेस पंजाबी कंसिडर किया जाए, एंड इफ आई क्रैक दैट वे देन इट इज ओके, बिकॉज अगर मैं ये बोलूंगी तो बड़ा ऑड सा हो जाएगा, या पता नहीं कैसी सी फीलिंग आएगी। तो उन्होंने ही, मेरे मेंटोर ने ही मुझे गाइड किया यहाँ पे कि नहीं श्वेता, यू शुड स्पीक अबाउट इट। इनफैक्ट तुम्हें इस चीज को बहुत अच्छे से हाईलाइट करना चाहिए कि यस, you are doing it single-handedly, and this is what would make you different from others. Exact. And see how it worked. जब मैंने अपनी इंट्रो में ये लाइन बोली है ना, मैं आज भी, मुझे याद है कि वो जो हूटिंग और जो सपोर्ट मैंने लोगों की आईज में देखी, एंड जब वो फाइनल राउंड होता है, जो क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, उसमें जो जज बैठे थे, उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे हुआ था, और उन्होंने बोला कि आई वांटेड टू आस्क दैट गर्ल who is single mother. Right. That became my identity from that day itself. जिसको मैं तब तक हाइड करती थी, मैं डरती थी कि शायद मैं ये बोलूंगी लोग मुझे जज करेंगे, करते होंगे, करते हैं, अभी भी करते हैं, बट अब मैं उस फियर से, उस झिझक से बाहर आ गई हूँ। एंड इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और मेरे मेंटोर्स को जाता है कि मेरा वो डर, उसको तड़वाने में उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। So that platform has given me a lot. Like blessing. सच में। तो जैसे आप एक सिंगल मदर का रोल भी निभा रहे हो, तो कभी ऐसी प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ती होंगी या नहीं, ये भी बस कर रहे हो? मैं यही कहूँगी कि ठीक है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, मुझे एज अ सिंगल मदर आती हैं, या आई हैं पहले भी। ऐसे ही जो मैरिड कपल्स हैं उनको भी तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये तो है, देखो जिंदगी है, प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही। मैं हमेशा यही कहते आई हूँ कि हमारा इस दुनिया में आना लिखा ही इसलिए गया है क्योंकि रब ने हमें कुछ सिखाना है। अभी हम उतने सक्षम नहीं बने हैं कि हमें मुक्ति मिल सके या हम उनके पास आराम से रह सकें। बिल्कुल। इस सारे चक्रव्यूह में हमें डाला ही इसलिए गया है क्योंकि कुछ सीखना अभी बाकी है। तो शायद मुझे ऐसे करके, मैं सिंगल होके दिखा के, रब ने मुझे कुछ तो एक्सपीरियंसेस कराने थे, मुझे कुछ तो दिखाना था, कुछ बताना था, कुछ सिखाना था। आई एम श्योर अब मैं काफी कुछ सीख चुकी होंगी। अब अगर जो कुछ बाकी है वो आगे चलता रहेगा। तो प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, इनसे घबराना नहीं है, चलते रहना है। वो सिंगल मदर्स को भी आती हैं, वो मैरिड लेडीज को भी आती हैं, वो वैसे भी जो कोई सिंगल भी रह जाता है, कोई शादी ही नहीं कराता, उनकी भी अलग जर्नी है। सबकी अपनी अलग अलग जर्नी है। कहा कि गॉड हमें डालते हैं इस सिचुएशन में, तो ये भी एक पार्ट ही था कि हाँ ऐसे होना है। राइट, वेरी कुछ ना कुछ होना है। उस वक्त के लिए तो ऐसे लगता है कि शायद जिंदगी खत्म हो गई, अब कैसे चलूंगी, ये क्या हो गया लाइफ। वो फेज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो ही बस डिफिकल्ट होता है। हाँ। उसके आगे जो हम स्टार्ट करेंगे वो और यही है, मतलब वो जो है ना 12th फेल मूवी का वो डायलॉग, हारता वही है जो लड़ता नहीं है। सो बस यही है कि लड़ते रहना है, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, हार नहीं माननी है।
बिल्कुल। अपने आप को अंदर से खत्म नहीं करना है, चलते जाना है। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगी, फेस करेंगे, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, नो प्रॉब्लम। आपको वो टाइम कैसा था जब आयरन लेडी अवार्ड और साथ में नेशनल सुपर वुमेन अवार्ड के लिए आपको इतना सम्मानित किया गया? Okay. उस टाइम क्या फीलिंग थी आपकी? ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फीलिंग थी। ये आयरन लेडी अवार्ड तो अपने आप में ही एक ऐसा वर्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग जो आपको ऐसे इतनी स्ट्रेंथ देता है कि अरे दे हैव चोजन मी फॉर दिस टाइटल। ओके, ऐसा मैंने कुछ किया है लाइफ में, मुझे नहीं पता था। आज भी आपने जिस तरह से इतने प्यारे तरीके से इंट्रोडक्शन दी, मैं खुद सोच रही थी अच्छा मैंने ये किया है। ऐसे होता है ना, कभी कोई चीज 2016 में हुई, फिर 2018 में ऐसा हुआ, 19 में ऐसा हुआ, 20 में ये अवार्ड मिल रहा है, या 24 में मुझे आयरन लेडी अवार्ड मिला है, कितने सालों बाद, है ना। तो उस सारी चीजों को आपने एक माला को जैसे पिरो के रख देते हैं सामने, आपने वो किया और वो बहुत ही खूबसूरत था। और ये जब मुझे मिला उसके बाद जैसे कहते हैं ना, नाउ आपको और भी स्ट्रांगली चलना है। नाउ यू कैन नॉट गेट वीकन। अब आप वीक नहीं हो सकते, आप बिल्कुल वो नहीं हो सकते, यू नो, थक जाना, हाँ, रुक जाना। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, वीक नहीं फील करना है। आपको आयरन लेडी बोला गया है, नाउ यू नीड टू बिहेव लाइक दैट, लाइक आयरन। हाँ। क्योंकि देखो आयरन को कोई तोड़ नहीं सकता, इतना स्ट्रॉन्ग खुद में ही उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। और आप सोचो इसकी टेस्टिंग साथ साथ चलती है, ये अवार्ड मिलता है उसके बाद ऐसा सा कुछ लाइफ में होता है कि जहाँ पे अब तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि अच्छा डू यू रियली डिजर्व दैट टाइटल। और जब वैसी सिचुएशन में मैं आई तो मैं यही सोच रही थी कि नहीं शैली, अब तू वीक नहीं पड़ सकती, तू आयरन लेडी है, लोग अब तुझे इस टाइटल से जानने लगे हैं और कितना प्यार दिया है उन्होंने तुझे इस वजह से। अब तू वीक नहीं पड़ सकती, अब खड़े हो जाओ। ठीक है, ये मुश्किल दौर आया है पर हम ऐसे नहीं बैठ सकते, टाइम लगा बट फिर से खड़े हुए। और यही है, यही तो करना है, वो यही करना है। बार बार जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन आएगी उसमें हार के नहीं बैठना है। यू नीड टू कम बैक अगेन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एवरी टाइम। देखा जाए वुमेन्स अभी बहुत मतलब नहीं कर पाती, वीक पड़ जाती है ना, तो उनको आप क्या करोगे कि हाँ एज अ स्ट्रॉन्ग लाइक आयरन कैसे वो हो सकती है? क्योंकि बहुत लोग डीमोटिवेट करने के लिए भी बैठे हैं, होता ही है ना कि नहीं तू नहीं कर सकती। जहाँ हम आप बात कर रहे थे कि बैकवर्ड या बैकग्राउंड या हमारा वैसा होता है बैकवर्ड लाइक, है ना, तो वहाँ पे भी बहुत लोग होते हैं कि पैर खींचते हैं, रोकते हैं। तो उस टाइम पे क्या कैसे मोटिवेट हो सकते हैं? देखो, ये पैर खींचने वाले भी आपको हर जगह मिलेंगे, डीमोटिवेट करने वाले भी आपको हर जगह मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए आपकी कॉन्शियस आपको क्या कह रही है। मैं हमेशा, हमारी शायद पहले भी बात हुई थी कि जो हमारे अंदर की आवाज है वो क्या बोल रही है, वही रब की आवाज है। आई डू बिलीव इन दैट। आपका रब आपको बोल रहा है ना आप सही रास्ते पे हो, आपकी कॉन्शियस जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है ना कि आप सही रास्ते पे हो, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, पर अगर आपका रब आपके साथ है ना, फिर आपको कभी कोई नहीं हरा पाएगा। और आपका थॉट प्रोसेस सच्चा है, आपके मन में कोई मलाल नहीं है ना, आपको कोई नहीं हरा सकता है। क्योंकि I'll say those golden lines from गीता again, जिसकी मति और गति सत्य की होती है, आज भी उसका रथ श्री कृष्ण खुद चलाते हैं। तो बस सच्चे मन से चलते रहो, आपकी जीत निश्चित है। बिल्कुल, तो घबराना तो है ही नहीं, खुद को मोटिवेट खुद ही कर सकते हैं, खुद ही करना। सही बात है। और अगर रब की दया से आपके पास ऐसा एक भी रिश्ता है ना जो आप पर विश्वास रखता है, जो आपको कहता है हाँ जो तू कर रही है, जो तू सोच रही है वो सही है, तू चल आगे बढ़। जनरली ये हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, मेरे केस में मेरी मम्मा है और पापा शायद ऊपर से ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, इसीलिए इतनी हिम्मत से चलती रहती हूँ। तो मुझे पता है मम्मा इज देयर। आज भी मुझे यहाँ आना था तो उन्हें पता है मैंने आना है, एंड शी वॉज मोटिवेटिंग मी अबाउट इट। उन्हें हमेशा यही होता है शैली, हाँ जी अपनी बात रखनी है, अच्छे से रखनी है, रोना नहीं है, तुमने वो फेज पार कर लिया है, सही, अब तुम वीक नहीं पड़ सकती। वीक नहीं पड़ सकती। यहाँ पे वैसे भी क्योंकि ये ना हम
एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, एज अ फीमेल, ये हमारे अंदर एक ना बहुत सॉफ्ट सा एक ओरा है हमारा, जो Yes. इमोशन जल्दी हो जाते हैं, बहुत Right. इमोशनल है। Yes. लेकिन जिसने ये पाथ निकाल लिया ना एक एज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन का, उसके बाद उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई हो ही नहीं सकती, चाहे कितना लंबा चौड़ा आदमी सामने खड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। ये बात है, Yes. बस Yes. फेस करने की बात है कि एक मुश्किल पार्ट आया, उसको फेस किया, स्ट्रॉन्ग बन गए। एंड बीइंग इमोशनल इज गुड। मैं तो इसको भी एक एज अ पॉजिटिव वे। हाँ, ये तो बहुत प्यारी बात है कि हम अपने इमोशंस शेयर कर पा रहे हैं, हम अपने इमोशंस दिखा पा रहे हैं। कहीं तो अंदर ही घुट घुट के मरते रहते हैं, उसका क्या फायदा हुआ? इमोशंस हर एक इंसान के अंदर होते हैं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर दिल है, हमें दर्द होता है, हर किसी को होता है। अब हम जेंट्स के लिए वो लाइन बन चुकी है, मर्द को दर्द नहीं होता है, वो तो रो नहीं सकते। क्यों नहीं रो सकते यार? रो सकते हो, सबको हक है, सबको दर्द होता है। तो रो, क्या हो गया? रो लो, अपनी वो बात बोल दो, निकाल दो, एंड देन ठीक हो जाओ, अब फिर नॉर्मल हो जाओ। वो वाला जो मुश्किल वक्त था उसको बोल दिया ना, निकाल दिया ना अपने अंदर से, अब यू विल फील बेटर। राइट, अंदर रख रख के तो हम खुद को घोटते हैं, फिर उसका तो कोई फायदा नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसे ना कुछ लोग वीक समझने लगते हैं। अगर कोई लड़की ज्यादा इमोशनल हो, रोने लग जाए, तो कहते हैं तू तो बात बात पे रोने ड्रामे करती है। लाइक ऐसे वर्ड्स भी बहुत सुनने को मिलते हैं। यस। तो ऐसा क्यों है? ऐसा अब ये लोगों का खुद का प्रोरोगेटिव है, उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। ये उन्हें लगता है कि अच्छा जो तो रोता है बार बार, ये तो बड़ा इमोशनल है, हमें ड्रामे कर रहा है। बट देन अगेन, यू नो योर ट्रुथ, राइट, यू नो योर पेन। किसी को नहीं पता हाउ डीपली यू आर हर्ट। किसी को नहीं पता कि इस बारे में जब बात होती है तो आपको कौन सी तकलीफ हो रही है। वो कभी जज कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। एक बहुत ही प्यारी बात प्रेमानंद जी महाराज ने बोली थी कि टेंशन नहीं लेनी लोगों की। लोग क्या कहते हैं, अगर ये टेंशन लेने लगेंगे तो लोग कौन सी टेंशन लेंगे? सही बात है। उनको लेने दो जो लेने दो, टेंशन लेनी खुद है। मत लो। मेरा सही मन बात। साफ है, मेरा रब जानता है, मेरे पेरेंट्स जानते हैं मैं जो कर रही हूँ वो सही है। मेरे परिवार को अगर मुझ पे प्राउड है ना, तो मुझे पता है मैं सही जा रही हूँ। अब लोग तो बोलेंगे, हर तरीके से बोलेंगे, आप अच्छा करोगे तब भी बोलेंगे, बुरा करोगे तब भी बोलेंगे। बिल्कुल। किसी ना किसी को प्रॉब्लम होगी आपसे, हर कोई आपसे खुश नहीं हो सकता। ये मुझे बहुत लेट पता चला था। मैं भी पहले यही सोचती थी कि सब खुश होने चाहिए, नहीं मुझे सबसे प्यार मेरी चाहिए। वजह से क्यों हर्ट हो गया हाँ, कोई कोई दूसरा, कोशिश ऐसे हो यही जाता है। रहती है आज के टाइम में भी, कोशिश यही है कि मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो। मुझे नहीं किसी को अपनी वजह से दुखी करना। पर अब अगर किसी को वैसे ही प्रॉब्लम है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। बट मैं अगेन कहूँगी, मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ इस मामले में भी कि जनरली लोग कहते हैं कि रिश्तेदार जो ऐसे होते हैं वो आपको नीचे खींचते हैं। नहीं, थैंक यू रब जी मुझे इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए, जिनकी वजह से मैं और स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। क्योंकि मैं इतना सा भी कुछ करती हूँ ना, दे आर द वंस हु अप्रिशिएट मी लाइक एनीथिंग। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम पे देखा जाए तो सच ऐसे, में। चाहे एक बात और है, आपकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है लाइक मुझे, कि मतलब हम बोल देते हैं कि रिश्तेदार ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का थॉट प्रोसेस ऐसा है। Yes. और हम किसी के साथ बैठे हैं तो अगला वो बात कर रहा है, तो हमारे माइंड में भी कहीं ना कहीं वो हिट करेगी बात। Yes. तो हम वैसा ही सोचने लग जाएंगे, चाहे हमारे कितने अच्छे हों। हमारे तो बहुत प्यारे, रब की दया से उनको कभी नजर ना लगे। मेरे उस मुश्किल दौर में when my father was not well, तो मेरा नान का परिवार they were with us. इनफैक्ट मेरे दादके में से भी, बिकॉज सब सपोर्ट करते थे। कभी वो हमारे साथ जा रहे हैं, कभी उधर से कोई हमारे साथ जा रहे हैं, कभी मेरे ताया जी जा रहे हैं, मेरे मामा जी जा रहे हैं, मेरे ब्रदर्स जा रहे हैं, उनके बेटे, है ना, कि क्योंकि हमें ट्रैवल करना पड़ता था। कभी चंडीगढ़ आ रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, जलंधर में भी बहुत चक्कर लग रहे हैं। तो दे वर ऑलवेज देयर, हमेशा थे। तो रिश्ते तो बहुत प्यारे होते हैं अगर हम उन्हें संजो के रखें तो। ये तो हमारी रियल वेल्थ होते हैं। मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि बहुत लोग भागते हैं वेल्थ की तरफ या रिचनेस की तरफ, कि हाँ असली रिचनेस बट क्या है ये बहुत बहुत टाइम लग जाता है जानने में। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ये पता चल गया है कि असली
रिचनेस तो इन्हीं रिश्तों में ही है, आपकी फैमिली में है। जब आप उनके साथ बैठ के वो प्यारे पल बिता पा रहे हैं, आप बहुत रिच हैं। आपके पास वक्त है ना, जब उन्हें आपकी ज़रूरत है आप उनके पास पहुंच पा रहे हो, जब आपको उनकी ज़रूरत है वो आपके साथ खड़े हैं। आपसे अमीर और कौन होगा यार। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास एक प्यारा सा घर है जिसमें प्यार है, शांति है, और वही लोग रहते हैं जिनमें मतलब जो एक दूसरे के लिए हर वक्त खड़े हैं। उस घर से प्यारा, उस घर से आलीशान और कौन सा घर होगा? आप बताओ मुझे, बिल्कुल कितने बिल्कुल। अमीर हो आप? आपके पास एक वो गाड़ी है जो आपको उन जगहों पे पहुंचा रही है जहां पे पहुंचना आपका जरूरी है, उन लोगों तक पहुंचा रही है जिनको आपकी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास सबसे प्यारी गाड़ी है। फिर आप बीमार हो रहे हैं या आपका कोई बीमार हो रहा है, उनको आपकी जरूरत है। आर यू कैपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ देम, टू रीच आउट टू देम? आप उनके पास पहुंच पा रहे हैं? अगर आप बहुत बहुत रिच हैं, बहुत अमीर हैं, आपके पास बहुत पैसा है, बट जब उन्हें आपकी जरूरत है तब आप आप नहीं। पहुंच ही नहीं पा रहे, तो आपसे गरीब कोई नहीं है। अमीर तो वही है जो अपनों अमीर के तो वही है साथ जो अपनों के साथ है, जो दुख में साथ है। क्योंकि ये बात है, सच है कि जो सुख में सभी आएंगे हमारे हाँ, पास, लेकिन दुख में कोई वो ही आएगा जो अपना है। ये बात है। एग्जैक्टली। जब आप तकलीफ में हो, आपको सुनने के लिए, आपको समझने के लिए, आपका हाथ बटाने के लिए, आपका दुख घटाने के लिए अगर आपके पास आपके अपने हैं ना, तो आपको सच में नहीं पता आप कितने अमीर हो। और ये बात ना, आप ऐसी मतलब अच्छी बात कर रहे हो, ये इसी वजह से होती है क्योंकि हम खुद अच्छे हैं, इसलिए हम हमें सभी अच्छे लगते हैं। अब जो बात कर रहे हो ना कि रिश्तेदार मेरे अच्छे हैं, ये मुझे ब्लेसिंग्स मिली, क्योंकि आप खुद अच्छे हो। इसीलिए जो हमारी सराउंडिंग है ना, जैसे हम खुद पॉजिटिव हैं तो हमें सब कुछ पॉजिटिविटी ही हम अट्रैक्ट करेंगे। ये रियलिटी है, क्योंकि आप अपने अंदर की सुनते हो, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम पूछ लेते हैं, बातें करते हैं, और भी बहुत लोग होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करने के लिए बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं, नहीं नहीं तू नहीं कर सकता, कोई काम शुरू करना है, नहीं नहीं तू नहीं कर सकती। अरे सुन लो, बैठे हैं तो सुन ऐसी लो। वाली सिचुएशन में ही तो करना है कि अब मुझे करके दिखाना है। क्यों नहीं कर सकती मैं? और अगर मैं नहीं कर सकती तो मुझे खुद को उस काबिल बनाना है बिल्कुल कि मैं वो करूंगी। जहां पे समझा जा रहा है ना कि मैं नहीं कर सकती, वो मैं करूंगी। एग्जैक्टली। मैं खुद को प्रिपेयर करूंगी, तैयारी करूंगी और ये करके दिखाऊंगी। एक मेरा, अगर मैं वो इंसिडेंट शेयर करूं, तो बिल्कुल उसमें करो। मेरी थोड़ी सी, क्या कहते हैं, बेइज्जती खराब हो जाएगी। बट इफ यू वुड अलाउ तो मैं करती हूँ वो शेयर। एमसीए में जाना मेरा इतना नेचुरल नहीं था, इट वाज नॉट प्लान्ड एज सच। उससे पहले मैं बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, एंड मैं एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट थी जिसके पास मैथ्स था, फिजिक्स थी, कंप्यूटर्स थे बीएससी में। एंड देन उसके बाद फैमिली में सब कह रहे थे कि आप बीएड करो, गर्ल्स के लिए टीचिंग लाइन इज द बेस्ट, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, फ्यूचर सेट। और ठीक है, वैसे भी उस टाइम पे ट्रेंड भी था, बहुत ट्रेंड टीचिंग था, लाइन का ही ट्रेंड बहुत था उस ट्रेंड टाइम, था। बीएड करो। तो बीएड के लिए मुझे मोटिवेट किया गया। ओके, आई वाज ओके, ठीक है बीएड करते हैं। और सारे कहते थे तेरा तो इजीली हो जाएगा, तेरा तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है, मैथ्स और साइंस का, साइंस का। तो इस वाले कॉम्बिनेशन में ना स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, तो इजीली क्रैक कर लेगी। अब मैंने क्या किया, मैं कुछ ज्यादा ही खुद को स्मार्ट समझ रही थी कि शायद हाँ मेरे जैसे तो बच्चे ही बड़े कम हैं। पर जब जब मुझ में वो चीज आई है ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ, जहाँ जहाँ आप में अहम आया ही नहीं, वहां ही वो आपको ऐसा मारेंगे ना, आपको पता चल जाएगा ओवर कि तू कॉन्फिडेंस, गलत जा रही थी। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। मुझे लगा लै हो जाएगा, हो जाएगा। और कैन यू इमेजिन, नहीं हुआ, नहीं हुआ। बीएड का एग्जाम मुझसे क्लियर नहीं हुआ। अब एमसीए का एंट्रेंस एग्जाम था, मुझे लगा बीएड का एग्जाम नहीं मुझसे क्लियर हुआ, तो ये मैं कैसे तो हुआ? किसी काम की नहीं हूँ, अब तो मैं क्या ही करूंगी, मतलब ब्रोकन, टोटली ब्रोकन। और मम्मी पापा मुझे हिम्मत दे रहे हैं, कोई बात नहीं, और हमारे पास बहुत लाइंस हैं, हम वो कर लेंगे। पर अब मुझे था बीएड नहीं हुआ है तो एमसीए तो करना ही है, अब ये वाला एंट्रेंस तो क्लियर करना ही है।
अब उसकी प्रिपरेशन के लिए सिर्फ बचे थे मेरे पास 18-20 डेज। उन 18-20 डेज में मैंने दिन रात एक कर दी। मम्मी पापा सुबह उठते थे, जैसे 5 बजे वॉक के लिए वो जाते थे, उन्होंने देखना मैं उठी पड़ी हूँ, उन्होंने कहना शैली सोई नहीं थी। पापा तो आधी रात को आ जाते थे, लाइट्स जबरदस्ती ऑफ करके जाते थे, बेटा सो जाओ, अब सो जाओ, बहुत हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। पर मुझे इतनी टेंशन हो गई थी कि नहीं, मुझे तो अब एमसीए करनी है, क्योंकि तब तो ये कमेंट्स बड़े नॉर्मल हो गए थे कि बीएड नहीं हो पाई, एमसीए कहाँ से होगी अच्छा, इससे। लोग उसका तो एंट्रेंस एग्जाम ही, उसका लेवल ही बड़ा हाई होता है। मेरी खुद की कॉन्शियस भी यही बोल रही थी, लोग तो क्या ही बोलेंगे, है ना। जब खुद से ये लगने लगे कि ओहो कैसे होगा, पर डर में मैंने, वही मैं कह रही हूँ कि हिम्मत नहीं छोड़नी है, एफर्ट्स अपने पूरे डालने हैं। लड़ाई तो लड़ेंगे, अब वो होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, तैयारी तो मैं करूंगी। एग्जैक्टली। तैयारी की अच्छे से और इसका एंट्रेंस एग्जाम दे दिया। एग्जाम कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था, पर ठीक है, इतना को हो गया था कि लग रहा था कि हो जाएगा शायद क्वालिफाई। बट जब इसका रिजल्ट आया, इतना मजा आया। मुझे याद है जब वो सीट्स वगैरह मिलनी थी जीएनडीयू में, ओनली टॉप 11 स्टूडेंट्स को मिलनी थी, और मेरा कुछ 1-2 रैंक का फर्क पड़ रहा था, और मैं दुआ कर रही हूँ, हाय रब जी प्लीज यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, जीएनडीयू मिल जाए। मेरा एक ड्रीम होता था जीएनडीयू में एमसीए करना। मेरी मासी ने की थी बहुत साल पहले, और मुझे भी बहुत मन होता था। एंड मेरी मासी ब्राइटेस्ट स्टूडेंट थे अपने टाइम के, आज भी उनके पिक्चर एचएमवी कॉलेज में लगी हुई है। और मैं हमेशा सोचती थी ऐसा करना है कुछ, ऐसा करना है कुछ कि ऐसे पिक्चर लगे, लोग हमेशा याद रखे। तो लकीली मेरा वो क्रैक हो गया, क्वालिफाई हो गया, और मुझे जीएनडीयू में सीट भी मिल गई। और मैं वहां पे ही, पापा थे, मेरा ब्रदर था, मेरे जीजू थे, तीनों मेरे गुड लक चार्म्स मेरे साथ थे, एंड फोर्थ वर मी। एंड हम चारों इतने खुश, और हमने वहीं पे खड़े होके भंगड़े डाले, लिटरली भंगड़े डाले कि मिल गई जीएनडीयू में। वो तो दिन मुझे कभी नहीं भूलता। लाइक एफर्ट्स फ्रूटफुल हो गए। फ्रूटफुल थे। तो जब आप राइट डायरेक्शन में राइट एफर्ट्स डालोगे और सच्चे मन से चलोगे, तो मंजिल तक तो जरूर पहुंचोगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। राइट। तो आप अपने आप को हेल्प कर रहे हो ना, वो पढ़ाई करके, वो सारे एफर्ट्स डाल के, तो रब जी खुद आके उसको पूरा कर देंगे आपके लिए। फिर अभी शायद सन्नाटा है, अभी कुछ नहीं दिख रहा, हाँ, लेकिन वो अचानक से जब आएंगे तो आएंगे बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई, हम कहते हैं ना कि कोई हमारे लिए फरिश्ता ही भेज दे, कोई ऐसा ही कुछ हो, चमत्कार हो जाए, कोई मेरिकल हो जाए, लेकिन कोई पता नहीं, उसने खुद ही आ जाना है हमारे सामने। सच में आपकी इस लाइन से मुझे वो मेरी प्रेयर याद आ गई है, जो मैं रोज सुनती हूँ। और अगर आप कहो तो मैं बोल के बताती हूँ या गा के बताऊँ? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश करती हूँ गाने की, अगर गाया गया तो। जैसे आप कंफर्टेबल। ओके। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। सच में आई ट्रूली कुछ नहीं पता कैसे भेष बदल के आ जाना, उन्होंने खुद ही आ जाना। अब आज आप सोचो, आप आए हो वही बन के, मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं उनको मैं इतने अच्छे से शेयर कर पा रही हूँ। आप भी उन्हीं का ही रूप हैं। उन्हीं के भेजे हुए हैं कि वो चाहते थे मैं ये सब बोल सकूं, शेयर कर सकूं। मैं पहले भी आपसे ये बात कर रही थी कि उनका ही मिलाना होता है हमें, एक दूसरे के सामने बैठे हैं ना, लाइक वो यूनिवर्स, वो गॉड, उन्होंने ही कुछ प्लानिंग की होती है। क्योंकि हम ऐसे नहीं है कि हमने बुलाया, क्योंकि कुछ भी, कोई भी इंसिडेंस हो सकता है कि हम टाइम नहीं है या कुछ नहीं है। बिल्कुल जिन्होंने बुलवाना है तो बिठाना है सामने। बिल्कुल एग्जैक्टली। और जिन्होंने देखना उन्होंने देखना भी है। एग्जैक्टली ये है। आप ना, मतलब एक बात थी कि है ना, आप इतना कुछ कर रहे हो, एक आपका लाइफस्टाइल बड़ा डिफरेंट हो गया है इस टाइम पे, है ना। एक
टाइटल है, एक्ट्रेस का टाइटल है आपके पास, मॉडलिंग का टाइटल है, लाइक वो तो जर्नी आपकी अलग है, आपका प्रोफेशन डिफरेंट था, उसके बाद आपने ये जर्नी स्टार्ट की, पर वेल डन, वंडरफुल। तो उसके बाद आपने एक एनजीओ भी शुरू किया, मतलब लाइक समाज की सेवा वाला काम शुरू किया, वो कैसे आपका थॉट आया था? वो एनजीओ ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश था, डीएम एनजीओ। जब मैं ये सब मॉडलिंग असाइनमेंट्स कर रही थी, ड्यूरिंग दैट ही मुझे वो मिले, भारत जी मिले, जो इनके फाउंडर हैं डीएम एनजीओ के। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझसे बात करी कि मैम आप हमारे इस एनजीओ में हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, हम ये सब काम करते हैं। तो इससे प्यारी बात मेरे लिए क्या हो सकती थी। मैंने एक सेकंड थॉट भी नहीं दिया। मैं तो हमेशा से चाहती थी कहीं कोई एक वे आउट मिले जिसमें मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं। उन अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए, सॉरी, प्रिविलेज्ड कहूंगी कि चाहे उनका कोई नहीं है, बट देखो रब ने उनके लिए भी कुछ ना कुछ सेटअप बना दिया ना। उनके साथ भी कुछ अच्छे लोग जुड़ गए जो उनके खान पान का भी ध्यान रख रहे हैं, उनकी स्कूलिंग का ध्यान रख रहे हैं। हमारे उस एनजीओ के साथ कुछ ऐसी लेडीज जुड़ी हैं जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। आप सोचो कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उन पे कोई स्पेंड करने के लिए नहीं है, उनके पास भी नहीं है कुछ कि वो कुछ कर सकें। इस एनजीओ ने उन्हें एक जगह तो दी रहने के लिए, साथ ही साथ उन्हें ट्रेन किया, ट्रेनिंग दी। जिसको स्टिचिंग में इंटरेस्ट है उनको उसकी दी, जिनको किसी और काम में, कईयों को वैसे ही घर के काम करने पसंद है, कुकिंग पसंद है, तो उनको उसमें कहा आप उसमें ट्रेनिंग लो, बट बैठो मत। सही बात। इंसान रूप में हम आए हैं ना, तो हम बैठ नहीं सकते, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो कुछ बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो अब वो सारी लेडीज मेहनत भी करती हैं, अपने लिए कमा पा रही हैं, इससे उनकी हिम्मत बढ़ गई है। उनके अगर बच्चे हैं वो उनको भी अच्छा देख पा रही हैं, उनके लिए भी अर्न कर पा रही हैं। तो अच्छा लगता है ऐसा कुछ स्कूलिंग करेंगे, कुछ कमा रही हैं, मदर है ना, तो एग्जैक्टली कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हो क्योंकि ऐसे तो एनजीओ वाले बहुत काम कर रहे हैं, एनजीओ बहुत खुले हुए हैं, बहुत खुले हैं एनजीओ। एक होता है ना कि सच में किसी की मेहनत, मतलब किसी के लिए हेल्प करना, है ना। जैसे आप सोच रहे थे कि मेरा मन था कि मैं इतना अर्न कर रही हूँ, किसी की हेल्प कर सकूं, यही सबसे अच्छी बात होती है। क्योंकि हम जब किसी का सोचते हैं ना, तो खुद वो हमारे लिए खुद सोचता है और हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है, अच्छे सोर्सेस देता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि हाँ तू कमा और तू दूसरों के लिए भी एक, मतलब एक जरिया बन कि हाँ उसकी मदद कर। सच में बढ़िया। और अगर उन्होंने आपको इस मुकाम पे पहुंचा दिया है, बी इट एनी वे, जरूरी नहीं है सिर्फ पैसों से ही हम हेल्प कर सकते हैं। देयर आर मेनी अदर वेज जिसके थ्रू आप उनको हेल्प आउट कर सकते हो। आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो, आपको जो स्किल्स आते हैं आप उनके साथ वो शेयर कर सकते हो ना। Exactly. और आपके सर्कल में जैसे मैं स्टिचिंग की बात करूं, या कईयों को वो निटिंग का शौक है, कढ़ाई का शौक है, कुकिंग का शौक है, जो ऐसे हमारे लिंक्स में लोग हैं, हम उनके साथ उनको मिलवा देते हैं सो दैट वो उनको अच्छे से ट्रेन कर सकें और वो बढ़िया से अपना काम कर सकें। तो किसी भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हो। जरूरी नहीं है, हम कहते हैं जिसके पास पैसा है वही कर सकता है, पैसे वाला ही तो पैसे लगाएगा ना, ऐसा नहीं है। मेरे पास क्या है, मेरे पास नॉमिनल सा है मेरे, अगर आप फाइनेंसेस की बात करें तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम घर भी संभालना है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कुछ है, हमने अपने लिए भी लेना है, बच्चों को भी आगे देना है, तो सब कुछ है। बिल्कुल। तो अपनी वो उसमें से भी निकाल के किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, अ बिट ऑफ इट भी अगर आप निकाल पा रहे हो देन आल्सो इट्स फाइन। मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड थी एमसीए में, हम लोग बस में जाते होते थे तब, जलंधर से अमृतसर। तो मंडे से थर्सडे हमारी क्लासेस होती थी, फ्राइडे सैटरडे संडे हम घर वापस आते थे। अब जब जाते होते थे तो एक बार क्या हुआ कि कंडक्टर को 50 रुपीज़ की हमारी टिकट होती थी बस की, तो 100 रुपीज़ देते थे तो 50 रुपीज़ वापस मिल गए। एक बार कुछ तो हुआ, उसने टिकट ले ली और उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए। मैंने हाथ में पकड़े हुए थे, उसने लिए नहीं। अमृतसर आने वाला था, मैं बोल रही हूँ
सैंडी ये इन्होंने मुझे टिकट नहीं दी, ये लग रहा है आज ना अंकल भूल गए, टिकट नहीं दी इन्होंने मुझे। तो मैंने कहा क्या करूं? एक आधे ने कहा रहने दे, बच गई। ये तो होता ही है ना, तो रहने दो कोई बात नहीं, 50 रुपीज बच गए। सही। तो मैंने कहा रहने दूं, तब इतने भी बच जाए तो बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात होती थी। और अब मन में वो आ रहा है, हाय नहीं वो उनका काम है। ये तो वो बात हो गई कि मैंने उनके हक के पैसे रख लिए, ये तो उनको देने चाहिए। ये मैं कहूंगी कि यहाँ पे अभी सैंडी शी इज नॉट इन इंडिया एनीमोर, वो अभी कनाडा शिफ्ट हो चुकी है अपनी फैमिली के साथ। आई एम नॉट श्योर वो कभी ये सुनेगी भी कि नहीं, पर उसने एक बहुत ही प्यारी बात बोली जो मेरे जहन में आज तक है। कहती कि श्वेता कि अ, रख तो लेंगे हम 50 रुपीज, पर तुझे पता है किसी के हक के पैसे अगर हमने रखे ना, ये 10 गुना होके निकलेंगे कल को, पता नहीं किस रूप में। एग्जैक्टली। तू दे दे उनके पैसे। जैसे ही उसने ये बात बोली मैं तो भाग के गई। मैंने कहा अंकल वो आपने मुझे टिकट नहीं दी। कहते हो ओके ओके, अरे कोई बात नहीं बेटा, उन्हें भी मुझ पे प्यार ही आया कि ये इसने ऐसे सोचा, मैं तो सही भूल भी बात। गया था, स्टिल ये आई और इसने ये दिए हैं। तो जब आप सच्चे मन से चलते हो ना, वो आपके 1 रुपए को क्या बना देंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। अगर आपके वो 1 रुपया भी आपका सच्चा है ना, सच्ची कमाई है ना आपकी, वो कब कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। और अगर उस टाइम पे वो रख लेते तो पता नहीं कैसे निकलते। कैसे निकलते। सही बात है। जो ये एग्जैक्टली, सही बात है, जो किसी का खाता है ना वो कैसे बहुत निकलना बुरा है ना निकलता है उसको। हाँ, एक्चुअली। मतलब अच्छे से रहे, सच में। सब कुछ बढ़िया रहे, है ना। हाँ, right, किसी की मदद कर दी तो कर दी, कर अच्छी दी। बात है, वो हाँ, भी दिल से कही, है ना। करो। लेकिन रखो मत किसी हाँ, का, किसी का मत रखो, सच ये में, सही बात है। सच में। तो आपका एनजीओ वाला वर्क भी बड़ा अच्छा है। हाँ। और भी कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके, मूवीज ऑल मतलब एनजीओ के बिहाफ पे कोई आपने और भी एनजीओ के बिहाफ पे अभी जैसे मैंने कभी आज तक मेंशन नहीं किया, मैंने एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट किया है, उसकी पूरी स्टडीज को जितना कर सकती हूँ बहुत ही मिनिमल सा करती हूँ, बट कोशिश रहती है जिनकी भी फ्यूचर में अगर मैं थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर सकूं, क्या पता मेरे गौरिश का कल्याण हो जाए। सही है, सही बात है। अच्छा, बेबी गर्ल अडॉप्ट किया, हाँ। नाइस। पर सभी उसका आपने देखना है ना। हाँ, एक लड़की की स्टडीज एंड स्टडी का भी आगे भी बहुत कुछ है ना। हाँ, बहुत, नहीं तो लोग लड़कियों को तो कितना बोझ समझते हैं। सच में, पर लड़की तो ब्लेसिंग होती है। अब तो मेरे पेरेंट्स भी ये मानते हैं, मेरे पापा ने तो हमेशा से ही मुझे बहुत पैम्पर किया, बट मम्मा थोड़े लेके गर्ल चाइल्ड को लेके थोड़े कॉन्शियस थे, क्योंकि उन्हें उस टाइम पे वो वक्त ऐसा था कि वो सुनना पड़ता था कि बेटी हो गई, बेटी क्योंकि होगी। मेरी सिस्टर है मुझसे बड़े, तो मैं सेकंड डॉटर हूँ। तो मेरे टाइम पे एक तो के बाद एक और हो जाए तो बस पता नहीं क्या ही क्या थॉट ही आ हो जाएगा। जाता है कि इसके साथ तो पता नहीं क्या क्या हो गया है, बहुत ही हाँ, बुरा हो गया और है, 2 क्या बेटियां हो क्या गई। फेस करना पड़ता है, मम्मी पापा को क्या क्या सुनना सुनना पड़ता है। पड़ता है, राइट। सही बात ऐसा अब समझ आता अब है, समझ पहले मुझे बड़ा बुरा लगता था, हम्म, मुझे ऐसा लगता था मम्मा आप मेरे होने पे रोए क्यों थे, मेरा होना आपको इतना बुरा लगा कि आप रोए मेरे होने पे। सब मुझे बताते ना, मेरी बुआएं मासियां सब बताते, जब तू हुई तेरी मम्मा बहुत रोए थे। फिर हम कहते थे देख तो सही, देख तो सही, है ना। तो फिर मम्मा बहुत रोते थे, मेरे मन पे ये ना ये बड़ी लगती थी ये बात कि मम्मा मेरे होने पे रोते क्यों थे। पर बाद में मम्मी यही कहते थे कि कभी नहीं रोना चाहिए, किसी भी बच्चे के होने पे कभी नहीं रोना चाहिए। मम्मी ये कहते हैं कि हम उनके कर्म खराब कर कर्म देते खराब हैं, कर देते, राइट। कि एक बच्चा कुछ कर्म लेके पैदा होता है। जनरली जो बिलीफ सिस्टम हमारा ये बोलता है कि जो लड़का होता है वो 1 कर्म लेके पैदा होता है, और जो लड़कियां होती हैं वो 7 कर्म लेके पैदा वाह। होती हैं। तो लड़के के होने पे ढोल बाजे इसलिए हाँ, बजाने होते हैं, इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस है कि ढोल बाजे इसलिए बजाने होते हैं कि इनके कर्म ऊंचे हों। हम ये सोचते हैं कि वो इसलिए बजाए हैं लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। अभी तक तो मैं भी यही सोच रही यही सोचते थी। थे। और लड़कियों के होने पे हम पहले ही मतलब परिपूर्ण है, वाह, हमें 7 कर्मों के साथ एक देवी रूप मिल गया है, आपके घर पे एक बेटी ने जन्म लिया है, मतलब आपके कर्म ही बहुत ऊंचे हैं, आपको बेटी मिली है। बिल्कुल। तो बेटी का उसी को होना ही तो ब्लेसिंग धुतकारेंगे है। तो तो किसका कल्याण होगा? किसका कल्याण। नहीं सही होगा। बात है।
रिस्पेक्ट। तो क्योंकि- बेटियों के होने पे अगर ढोल बजने लगे ना, जिस बेटी के होने पे ढोल बजेंगे, आप उसको देखना वो कितना राइज करेगी लाइफ सही में। बात है। वो जो बोल रहे हो कि 7 गुना कर्म लेके पैदा होती है, वो 7 से कितने बढ़ जाएंगे कितने कोई ज्यादा पता बढ़ नहीं। जाएंगे, सच में, वाओ, सच में। बड़ी अच्छी बात है। अब प्राउड फील हो रहा है बेटी होने में। नहीं, सच में ये फैक्ट है। सही बात है। वैसे भी एक बेटी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कई बिल्कुल। घरों पे तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से, जो उनका बिलीफ सिस्टम है, सच बड़ा में। अच्छे से मानते हैं कि हमारे घर पे लक्ष्मी पैदा हुई है। पैदा हुई है। उनके पैरों के निशान घर पे लगाए सच जाते हैं। में। कितनी अच्छी बात है। बहुत और ही ब्लेसिंग्स, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे सुनने में भी और देखूं भी ना, हम्म, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और टचवुड उनके घरों में इतना 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 हाँ, जहाँ बेटी और बहू की रिस्पेक्ट होती है ना, जिस घर में, आप उस घर में देखना एक अलग ही सुकून, एक अलग ही वहां पे प्यार का, लक्ष्मी का, हर किसी का वास होगा। रब भी तो ऐसी जगह पे ही रहना चाहते हैं ना, बिल्कुल जहाँ उन्हें शांति मिले, प्यार मिले, उनके भेजे हुए बच्चों को रिस्पेक्ट मिले। और अपनी बेटी की हर कोई रिस्पेक्ट कर लेगा। जो बहू की रिस्पेक्ट कर लेगा ना, उसके घर तो मतलब भंडार भर जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उनके घर पे तो एक लक्ष्मी खुद चल के आ आई रही है, है। और किसी हाँ, की बेटी है यार, आप किसी उसको की कैसे बेटी। दुखी कर सकते हो? उसको थोड़ा सा प्यार दे दो ना, दुआएं लगेंगी। प्यार दो, प्यार। प्यार दो, बस प्यार दो, प्यार बांटो। सही बात। ये यही प्यार है। प्यार शब्द ही बड़ा इतना ना, लाइक ऐसे हो रहा हो जाता है कि जैसे गुलाब होते हैं ना, इतना फ्रेगनेंस फ्रेगनेंस, तो प्यार वर्ड इतना है। क्योंकि आज के टाइम में प्यार का महत्व कोई समझता नहीं है। वो वही समझेगा जो बहुत डीप इसके थॉट्स रखता है। राइट, ये बहुत बड़ी बात है। सच में। तो ऐसे ही चल रहा है, प्यार प्यार, आई लव यू, ये वो ऐसे चल रहा है। ये कुछ भी नहीं है, बहुत सीरियसली। बड़ी अच्छी, प्यार तो, अच्छा लग रहा है आपसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके। ऐसे लग रहा है कि थैंक यू। सच में यूनिवर्स ने भेजा है सामने बिठा के, लाइक एक। मुझे भी बहुत अच्छा लग आपकी रहा मम्मा सही कहते थे कि मिस यूनिवर्स बन गई, सच्ची में मिस यूनिवर्स है। है। थैंक यू, थैंक यू। सीरियसली, मम्मा बहुत खुश होंगे ये सुन के। एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा लग रहा है। एक मतलब मैंने बोला था ना, ब्यूटी विद ब्रेन, एग्जैक्ट, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। थैंक यू, थैंक यू। और बहुत इतनी बहुत, नॉलेज, उसके बाद इतनी ब्यूटी, दोनों मैच कर रहे हैं, बिल्कुल अरे कॉम्बिनेशन। थैंक यू फॉर दिस रिकग्निशन, और ये बोलने के लिए मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल। एज ए आईटी प्रोफेशनल, मतलब आप क्या कर रहे हो अभी? ऑफिस वगैरह आप जाते हो, साथ हाँ में ये जी, भी मैनेज करते हो? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही चल रहा है। ओके। मैं टोटली वहाँ अभी, आई एम इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। स्टार्ट तो मैंने एज अ डेवलपर किया था ये जर्नी, एंड देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ गई, और ये करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा कहती हूँ मुझे मेरी आईटी जॉब से बहुत प्यार है। सबको ये लगता है कि अच्छा इससे प्यार है, तो फिर ये एक्ट्रेस, है मॉडल, ना, ये ये एक्टिंग मॉडलिंग कहाँ से आ गई? हम्म, वो कहते हैं ना, वो दैट ऑल स्टफ एक्साइट्स मी। वो मुझे अच्छा लगता है करके, या मजा आता है, इसलिए करना है, वो मुझे अच्छा लग रहा है करके। बट प्यार मेरा, मेरी जॉब है, वो मुझे बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगती है, बड़ा मजा आता है। जब एक नॉर्मल डे चलता है मेरा, जिसमें मैं ऑफिस जा रही हूँ, वहाँ काम कर रही हूँ, मीटिंग्स चल रही हैं, सबसे मिल रही हूँ, टीम मेंबर्स से, अच्छा लगता है सबसे मिल के बात करके। और एक्टिंग मॉडलिंग करके वो अब अलग तो सा मजा अब आता तो ऑफिस में भी एक अलग ही इम्पोर्टेंस मिलती है। है। वाह। जब जब ऑफिस जाओ, सारे कहेंगे ओह सेलिब्रिटी लोग आ गए, आज सेलिब्रिटी लोग आ गए। एक टाइटल मिल गया एक्टिंग और मॉडलिंग के एक्चुअली बाद। फिर मैं कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। कहते नहीं भाई, पता नहीं आप कैसे करते हो, हम तो एक ही जॉब से इतने वो हो जाते हैं कि हम तो ये सोच ही नहीं सकते कि कुछ एक्स्ट्रा करें। आप थकते नहीं हो? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो मेरा हमेशा यही आंसर होता है कि when you work on something that you love or maybe you are passionate about, Yeah. then you never get tired. बिल्कुल You feel powered then. बिल्कुल। ना? और मतलब ऑफिस में भी है प्रॉपर, जब लाइक हम सेलिब्रिटी। बिल्कुल वो वाली फीलिंग। बड़ी अच्छी बात है। तो उनको भी अच्छा लगता होगा ना, जैसे देखते हैं। वैसे मतलब उसके बाद ही आपने स्टार्ट किया? ऑफिस तो पहले से ही आप रन कर रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफिस तो मैं देखो 2007 में
मेरा फर्स्ट जॉब था इन मुंबई। तब से मैं जॉब तो कर ही रही थी। यस, गौरिश के बाद ब्रेक आया एंड लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आए उसके बाद एक ह्यूज ब्रेक आया। देन 3-4 इयर्स के ब्रेक के बाद 2013 में मैं फुल्ली आईटी में आ गई थी। सो 2013 से नाउ इट्स 2025, ये विद नो ब्रेक आईटी वाला काम चल रहा है। एंड 2016 में मिसेस पंजाब प्राइड ऑफ नेशन आया, जिसने मेरी जिंदगी Hit हो बदल गया। दी। हिट हो गया वो टाइटल। जिसने मेरी सच में जिंदगी बदल दी। वो था ना एक छाप छोड़ने वाली बात, वो तो छूट गई हाँ, सच में। दुनिया, मतलब इस लाइफ में, क्योंकि इंसान है, इंसान ने रुकना नहीं है, थकना नहीं है, काम करना है। काम करना। क्योंकि हम ब्लेस्ड हैं कि हमें ये वाली जून मिली है। सच में, ये हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग की बात है। वेरी राइट, वेरी ये राइट। मतलब अब देखो है ना, डॉग है, वो ऐसे वो नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। हमें कितना, हमें मैसेज पहुंचता है हमारी बॉडी से, हमारी नर्व सिस्टम कितना वर्क कर रही है सच में। प्रॉपर। खुश नसीब समझो कि हम इंसान हैं, और इसी इंसानियत के साथ ही अच्छे कर्म करो, काम करो और अपनी छाप छोड़ो। वेरी राइट। आपने बड़ी बहुत ही प्यारे वर्ड्स मिसेस पंजाब वाला टाइटल अपने नाम कर लिया 2016। ये तो रहेगा, चाहे 17 आए, साल भर साल आए, लेकिन एक जो टाइटल मिल गया ना, वो हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा, सभी को रहेगा। बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद भी आपने बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। Well done। की दया से। बड़ी अच्छी लगी बात। और मुझे तो लगता है कि आपका गौरीश है ना, आपका बेटा, हाँ जी। तो स्कूल में भी उनको उसको बोलते होंगे है ना, एज अ मदर आपकी मम्मा ने बड़ा कुछ अचीव किया हाँ है, जी, हाँ कितना जी। एज अ सेलिब्रिटी जैसे आपको बोलते हैं। हाँ, अब तो बड़ा फ्लॉन्ट करता है। अब बड़ा हो गया ना, अब उसे समझ आने लगी है। इसके स्कूल भी जाओ तो इसके फ्रेंड्स आ जाएंगे, आंटी हम आपका ऑटोग्राफ ले सकते हैं, वाह। पेपर लेके आ जाते। इतनी प्यारी फीलिंग होती है ना। गौरिश एक अलग ही फीलिंग में होता है, अरे मेरी मम्मी के पास जा रहे सारे बच्चे बैठने को। और और सारी गर्ल्स को ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ना इस चीज की, तो गर्ल्स तो और आएंगी। ओके, हमने आपका सीरियल देखा था, हमने आपकी वो मूवी देखी थी। मेरी मम्मा ने बताया था। मतलब वो अच्छी फीलिंग है। अभी गौरिश भी बहुत अच्छा फील करता है, प्राउड फील करता है। बहुत अच्छा और फील यही बड़ी अच्छी बात है कि एज अ, मतलब अपने बच्चों के सामने एक मदर कुछ कर रही है ना, और वो भी एक सिंगल मदर, तो ये बड़ी प्राउड की बात है कि मेरी मम्मा मेरे लिए, मतलब मेरे लिए कर रही है, और अपने लिए उन्होंने कितना कुछ अचीव किया है। बड़ी प्राउड फीलिंग है। सच में। बड़ा ब्लेस्ड है, वो भी बहुत ब्लेस्ड है कि उसकी मदर इतना कुछ अचीव कर रही है और उसके लिए कितना कुछ कर रही है। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि वो मेरा बेटा है, क्योंकि उस जैसा बेटा होना भी किस्मत की बात है। इतना प्यारा है ना वो। मैं बस यही दुआ करती हूँ उस पर रब अपना हाथ रखें और वो सही रास्ते पे चलता रहे। बिल्कुल। अगर मुझे मेरे मम्मी पापा की सपोर्ट रही है तो मुझे गौरिश की भी बहुत सपोर्ट रही है। मुझे कभी किसी शूट पे जाना होता है ना, इतना इनकरेज करके भेजेगा ना मम्मा, ऑल द बेस्ट फॉर योर शूट टुडे। जब मैं वापस जाऊंगी, कैसा रहा आपका शूट आज, कैसा था, अरे बड़ा मेकअप किया हुआ है मम्मा। ऐसा क्या शूट कर लिया, इतना मेकअप करना इतना पड़ा। मेकअप किया हुआ है। अच्छा, फिर मैं कहूंगी अच्छा नहीं लग रहा, नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, पर बस अब कर दो आप रिमूव ना। उसको लगता है कि मुझे मेरी मम्मा बिल्कुल नेचुरल चाहिए विद नो मेकअप। बट बड़ा खुश होता है, फिर पूछेगा कैसा रहा वहां पे, क्या क्या हुआ, आपका सीन कैसा था। मतलब उसको ये एक्साइटमेंट होती है जानने की, और उसे अच्छा लगता है मैं जा रही हूँ शूट के लिए ना, खुश होता है वो। इतना टाइम मैनेज कर लेते हो कि उसके लिए भी टाइम निकाल लेते हो, फिर इतना काम भी है। रब की दया से हो रहा है मैनेज, हो रहा है। बड़ी और अच्छी अभी वही अब इस स्टेज में पहुंच गया है, ही इज 15 नाउ। तो अब तो वो सेल्फ, ये कहते हैं ना, सेल्फ मैनेज्ड, सेल्फ ट्रेन्ड, उसको तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, मैं चाहिए उसको फॉर ऑल दोज हग्स एंड वो प्यार वाली बातें, एंड अगर स्टडीज में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कहीं कुछ सपोर्ट चाहिए, उसके लिए तो मैं डेफिनेटली चाहिए। बट अदरवाइज वो बहुत कुछ खुद से मैनेज कर लेता है। इनफैक्ट मैं भी घर पे आऊंगी तो उसे पता है कि मम्मा आई हैं, तो आई शुड गेट समथिंग फॉर हर। मम्मा पानी पियोगे, मम्मा मैंने ना शेक बनाया हुआ है, मैं वो लेके आऊं। सो स्वीट। बहुत ही टचवुड, बहुत प्यारे जेस्चर्स होते हैं उसके। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं उससे भी बहुत कुछ सीखती हूँ। समवेयर सब यही कहते हैं कि माँ बाप से बच्चा सीखता है। हाँ, सीखा होगा उसने मुझसे, कुछ एक चीजें तो सीखी होंगी, पर अब मैं भी उससे सीख रही हूँ।
इतना काम एंड कंपोज्ड है वो, और इतने प्यार से कोई भी सिचुएशन को डील करता है। कभी कभी मैं शायद किसी सिचुएशन में गुस्से में आ भी जाऊं, वो बहुत कामली हैंडल करता है। आई जस्ट होप वो इस चीज को हमेशा कैरी करे, क्योंकि आगे इसकी जरूरत बहुत पड़ती बहुत होती है। लेकिन बाहर भी तो वो कुछ सीख के आ रहा है ना, राइट। तो ये भी बड़ी बात है कि वो बच्चा कवर रहे, जो अच्छी चीजें हैं उसमें ही उसका एक कवर शील्ड है ना, वो प्रॉपर बिल्कुल, अच्छी रहे। बिल्कुल। और वो मदर और फादर ने देखना है, एक माँ ने देखना है कि हाँ मेरा बच्चा बाहर, उससे बातें करोगे तो ही उसके बारे में पता चलेगा कि वो क्या सीख रहा है। राइट। बैठो उसके साथ बातें करो तो ही पता चलेगा कि वो आखिर उसके बातों से, उसके जो Exactly. जेस्चर है उससे उस पता चलेगा कि वो सीख क्या रहा सीख है। क्या रहा है। एटलीस्ट घर पे तो मैं अच्छा ही सिखा रही हूँ, कहीं बाहर से तो नहीं उसको बिल्कुल। गलत हवा लग गई। बिल्कुल ये बिल्कुल। चीजें बहुत जरूरी है। और हाँ। बड़ी अच्छी बात है कि वो आपको इतना अच्छा ट्रीट करता है। नहीं, सच में ही इज बहुत लाइक अच्छी दिस। बात वो सिर्फ मुझे ही नहीं, आप मेरी फैमिली में भी किसी से मिलेंगे ना, आपको यही सेम कमेंट्स मिलेंगे उसके लिए, कि अगर मैं घर पे भी नहीं हूँ एंड हमारे आते हैं अपने कभी घर पे, जैसे मेरे चाची होरी यहीं पे रहते हैं, या मासी या कोई भी आ रहा है घर पे, वो उन्हें भी उतने ही प्यार से ट्रीट करेगा, बड़े अच्छे से अटेंड तो करेगा। कितनी अच्छी बात है। हाँ, वो हेरिडिटी है ना मदर वाली, कि मैनेज करना सभी चीजों मुझे को, बड़ा वो अच्छा मैनेज लगता कर है। रहा हाँ, जब सारे ये कहते हैं ना ये तो बिल्कुल तुझ पे ही चला गया है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है फिर। बड़ी अच्छी बात है सीरियसली। एक सराउंडिंग अच्छी हो ना तो खुद भी बंदा पॉजिटिव रहता है और आसपास भी पॉजिटिविटी वेरी राइट। ये और मेरे आसपास तो बहुत पॉजिटिविटी घूम रही है क्योंकि आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। वही करनी चाहिए, वही करनी चाहिए। हम अंदर से पॉजिटिव रहें थॉट्स तो पॉजिटिव रहे तो बहुत कुछ अचीव हो जाएगा। बिल्कुल चाहे अभी सामने नहीं है तो वो क्या आप बोल रहे थे ना, वो खुद आ जाता है नीचे, वो बिल्कुल। जरूर आएंगे। वेरी सीरियसली राइट। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मुझे अच्छा भी। लगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जी फ्लाइट मोड पॉडकास्ट? मैं तो क्या ही होती हूँ, कौन ही होती हूँ मैसेज देने वाली, क्यों नहीं, बहुत कुछ हो। बट फिर भी अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, या जो भी मेरी समझ मुझे कहती है, मैं जो ऑलरेडी बोल चुकी हूँ उसी को रिपीट करूँगी। एंड आई ट्रूली ट्रूली बिलीव इन दैट कि अपने मन से, सच्चे मन से चलते चलो। आपके कर्म सच्चे हैं ना, आप अच्छे मन से चल रहे हो ना, आपके मन में कोई मलाल नहीं है ना, तो रब जी आपका हाथ आके थामेंगे ही थामेंगे। आज चाहे आपका मुश्किल दौर चल रहा है, पर कल आपकी जीत होगी, और वो जरूर होगी अगर आप सच्चे हो तो। आप सच्चे हो तो, खुद की सुनते हो तो। एग्जैक्टली। बिल्कुल। नाइस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने अपना इतना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे, हमारे एक होता है ना मेंबर बनना, बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, क्योंकि मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा है मैं दिल खोल के आपसे शेयर कर पाई जो मेरे अंदर था। आपने मुझे इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया, और मुझे लग रहा है जब जब मेरी आंखें जरा सी भरी भी हैं, साथ में आपकी भी भरी हैं। सो वो कनेक्ट बहुत अच्छा हो पाया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं तो खुद आपका थैंक्स करती हूँ। थैंक यू। लवली मीटिंग। सेम हियर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। तो आपने मैम की बातें सुनी होंगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और इतना अच्छा कनेक्शन फील हुआ उनकी बातों से। हमें इतना पता चला कि खुद की सुनो, अपने अंदर ही जो हमारे थॉट्स हैं वो हमें बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना जो बाहर की सुनते हैं वो बिखर जाते हैं और जो खुद की सुनते हैं वो संवर जाते हैं। तो ये एक एग्जैक्ट पॉइंट है कि अपनी खुद के अंदर खुद की बातों को सुनो। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जुड़े रहें जी फ्लाइट मोड की इस फ्लाइट में। थैंक यू।